आई थिंक ये कैप्लन का चैप्टर नंबर 12 है। कैप्लन की जो किताब है ना F A 2 की। इन्वेंट्री पे जो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग का जो रूल है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग का रूल नंबर 2 है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, और जो रूल होता है ना उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। और जो गाइडलाइंस पॉलिसी होती हैं, सही है, हमारे इंटरनेशनल अकाउंटेंट्स के लिए कि हम लोगों ने ये फॉलो करना है, तो वो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। सही है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। तो वो इन्वेंट्री के बारे में है। IS 2 का वैसे जो ये तो हमने चैप्टर का नाम इन्वेंट्री रखा हुआ है ना, आसानी के लिए। वैसे जो स्टैंडर्ड का अपना जाती नाम है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो गुड्स हमने बेचने हैं ना उसकी कॉस्ट, तो वो इन्वेंट्री ही होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स सोल्ड होते हैं वो इन्वेंट्री होती है, तो कॉस्ट मतलब उसकी मेजरमेंट होगी। तो IS 2 ने इन्वेंट्री के बारे में, इन्वेंट्री की प्रेजेंटेशन बताई है, क्लासिफिकेशन बताई है। मेजरमेंट बताई है। वैल्यूएशन बताई है। तो ये सब हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। सही है। और इस चैप्टर पे जाने से पहले, इस चैप्टर पे जाने से सबसे पहले एक छोटी सी बात तुम लोगों के माइंड में मैं रिपीट कर दूं। तुम लोगों को पता है अच्छी तरह, स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट, स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। SOFP में नॉन करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट का चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह जल्दी। और करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स का से रिलेटेड चैप्टर पढ़ने लगे हैं, इसको मैं डिटेल में लिख देता हूँ। इसमें रिसीवेबल होता है, कैश होता है, और इन्वेंट्री होती है करंट एसेट में। इसके बाद कैपिटल होता है SOFP में, और लाइबिलिटीज भी होती है। इनको मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, सिर्फ मैंने करंट एसेट्स को डिटेल में लिखा है। दूसरी तरफ P&L को देखते हैं। इसमें सबसे पहला फिगर होता है सेल्स। इसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर होता है ना, ये किस तरह बिल्डअप हुआ हुआ होता है। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। सही है। इस तरह GP के नीचे भी और भी खर्चे होते हैं, और इनकम्स भी होती हैं। तो आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सूद और टैक्स होता है। तो आ जाता है नेट प्रॉफिट। हमारा कंसर्न आज यहाँ पे होगा।
तो ये वाला हिस्सा याद रखो इन्वेंट्री पढ़ने के लिए, और ये वाला याद रखो, माइंड में रखो। सही है, आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड हमने पढ़ना है, और चैप्टर स्टार्ट में करता हूँ। ये स्टैंडर्ड याद रखने के लिए अपने माइंड में याद रखो कि आज तुम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, तुम लोग जिस बिजनेस के अकाउंटेंट्स हो, वो फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुई है, वो फर्स्ट टाइम वजूद में आई है। सही है, पहला साल है उसकी ट्रेडिंग का। और सबसे पहले दिन ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगा ना स्टॉक बेचने के लिए। तो आज फर्स्ट टाइम तुम्हारी कंपनी स्टॉक लेने लगी है। एक्विजिशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक जब भी मैं बोलूं तो बस इन्वेंट्री। अब याद रखना कि हम लोग इन्वेंट्री खरीद भी सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई मैंने स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम लोग स्टॉक खरीदेंगे। स्टॉक मतलब कि स्टेशनरी खरीदेंगे और फिर उसको सेल आउट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इन्वेंट्री परचेज। कोई बुक्स का बिजनेस है हमारा, तो हमने वो बुक्स परचेज की हैं, तो ये हमारी इन्वेंट्री हो गई। और इसी तरह हम लोग इन्वेंट्री खुद बना भी सकते हैं। कुछ रिटेल वाले बिजनेस होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं। सही है। सही है, प्रोडक्शन। तो खरीदो या खुद बनाओ, खर्चा ही होता है ना। तो जब भी ये खर्चा करोगे, क्या एंट्री करते हो? एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री होगी गाइस? हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है, तो डेबिट एसेट। इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होता है, तो क्या डेबिट करंट एसेट कर दूं? क्या डेबिट इन्वेंट्री कर दूं? तो आंसर इज नो। जब भी हम लोग स्टॉक लेते हैं या बनाते हैं, तो डेबिट होता है पहले परचेज का अकाउंट। याद रखना, इन्वेंट्री को लेना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सही है, इन्वेंट्री को लेना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेबिट क्या करेंगे? एक्सपेंस। सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंस होता है। मैंने ये नहीं कहा कि इन्वेंट्री हमारा एक्सपेंस होता है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने क्या कहा है? मैंने क्या, इन्वेंट्री को खरीदना या इन्वेंट्री को एक्वायर करना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ आई है ये? बाकी और जेन में कुछ नहीं लाओ, वो अपने वक्त पे आ जाएगा। सही है। तो जब भी हम लोग स्टॉक बनाएंगे या लेंगे, तो डेबिट क्या होगा? खर्चे का अकाउंट, खर्चे का। तो डेबिट परचेज का अकाउंट या डेबिट प्रोडक्शन का अकाउंट, जो भी नाम लिखते हो। परचेज का नाम ही लिखते होते हैं या प्रोडक्शन ही लिखते होते हैं। तो स्टॉक इनिशियली क्या क्लासिफाई हो रहा है? एक्सपेंस। सही है, इनिशियली क्या क्लासिफाई हो रहा है? एक्सपेंस। ये भी टॉपिक स्टार्ट हुआ है। सही है, और जहन में कुछ भी ना लेके आओ, सब डिलीट कर दो, मैं बताऊंगा सारा जीरो से। तो इनिशियली स्टॉक क्या ट्रीट होता है? एक्सपेंस। अच्छा, हो गया ट्रीट एक्सपेंस। अब आगे इसकी वैल्यू कैसे आएगी? पहली, ये जो एंट्री हमने करनी है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? स्टॉक को इनिशियली एक्सपेंस तो ट्रीट कर दिया,
इनिशियल वैल्यू कैसे आएगी? तो IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इन्वेंट्री से रिलेटेड जो रूल है वो बता रहा है आपको कि इन्वेंट्री को पहले दिन आपने क्या क्लासिफाई करना है, एक्सपेंस, और किस वैल्यू पे लिखना है, एट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या है? तो अगर तो खरीदे तो परचेज कॉस्ट, ये कॉस्ट क्या है? अगर तो खरीदे तो उस कॉस्ट को कहते हैं परचेज कॉस्ट, और अगर तो खुद बना रहे हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट। कहानी समझ आई है? अब परचेज कॉस्ट में क्या आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आता है, ये देखते हैं। तो इन्वेंट्री को इनिशियली ट्रीट करना है एक्सपेंस, और वैल्यू कैसे आएगी, परचेज कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो गाइस देखते हैं कि इन्वेंट्री की इनिशियल वैल्यूएशन में परचेज कॉस्ट में क्या क्या आता है। देखो, इन्वेंट्री को जब खरीद रहे होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसकी जो परचेज प्राइस है। फॉर एग्जांपल हमारा बुक्स का स्टोर है और हम उसके लिए बुक्स खरीद के लेके आए हैं, सही है। कोई बुक्स की बहुत बड़ी एजेंसी थी कराची में, हम वहां से खरीदने जा रहे हैं और बुक्स लेके आएंगे, सही है। हमारा वो जो बुक्स के रिटेल आउटलेट्स हैं वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है। तो इस्लामाबाद से हमारी एक टीम जाएगी और कराची, और वहाँ पे बुक्स वहाँ से पसंद करके तो लेके आएगी फॉर एग्जांपल। तो बुक्स खरीदने का खर्चा होगा। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स ऐड करना है। FA1 का वैट अगर याद हो तो इनपुट वैट याद है, परचेजेस पे जो इनपुट वैट होता था वो क्लेमेबल होता था। परचेजेस पे जो इनपुट वैट होता था वो क्लेमेबल होता था। अभी हम परचेज करने जा रहे हैं तो इनपुट वैट क्लेमेबल होगा ना, सिर्फ तब जब हम रजिस्टर्ड हों। अगर हम HMRC के साथ रजिस्टर्ड हैं तो इनपुट वैट क्लेमेबल है। बट अगर हम रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर हम HMRC के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर इनपुट वैट क्लेमेबल नहीं है। अगर हम HMRC के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम लोग इनपुट वैट क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, नहीं तो नहीं। अगर कोई डिस्काउंट दिया हो, जहाँ से बुक्स आप खरीदने गए थे, इन्वेंट्री खरीदने गए थे, अगर कोई डिस्काउंट मिला हो, कोई ना कोई कंपनसेशन मिली हो, उसको रिबेट कहते हैं। बस ये डिस्काउंट ही होता है, डायरेक्ट जना प्राइस को कम कर लेना। अच्छा, खरीद लिया शॉपकीपर से, हमने ये खरीद ली, बुक्स खरीद ली, फिर उसको लाने का खर्चा। अक्सर स्टॉक बहुत बड़ा होता है ना, तो किसी क्रेन वगैरह से या रास्ते में उसको हैंडल भी करना पड़ता है। तो वो बड़ा सा स्टॉक कौन सा वाला स्टॉक होगा? फॉर एग्जांपल आप बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचते हो, जनरेटर्स बेचते हो, तो फिर वो आप अपने हाथ से ही उठा कर क्या उसको लोड और अनलोड करोगे? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। सही है, अक्सर तो बड़ी बड़ी शिप्स में से निकालना पड़ता है, और वो भी किस्सा लाइक के बड़ा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, डिलीवरी, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, कैरेज, इन सब का एक ही मतलब है। बस ये तीन चार चीज़ें आती हैं जो परचेज कॉस्ट होगी, और इस पे आप करोगे पहली एंट्री। सही है, इस पे वो इनिशियल एंट्री होगी जब भी आप खरीदा करोगे।
तो क्वेश्चन आएगा अच्छा, क्वेश्चन खामखा आएगा इसका, इन्वेंट्री की इनिशियल कॉस्ट वैल्यूएशन का। तो इन्वेंट्री इनिशियली परचेजेस के नाम से परचेज के अकाउंट में जाएगी, जो कि एक एक्सपेंस का अकाउंट है। और किस वैल्यू पे जाएगी? ये जो परचेज कॉस्ट हमने निकाली है, इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी के लिए इसको याद करो ये। अच्छा, अगर इन्वेंट्री हम लोग खुद बना रहे हैं तो आई थिंक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स अब इधर आ जाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के MA1 के, MA1 MA2 का कॉन्सेप्ट इधर आ जाता है। IS2 कह रहा है, IS2 कह रहा है कि भाई जब भी आप लोग बनाओगे तो आप वो जो इसकी वैल्यूएशन ढूंढना चाह रहे हो ना, अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जब आप खुद इन्वेंट्री बना रहे हो तो दो तरह से होती है। एक होती है एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग, एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो IS2 क्या फॉलो कर रहा है? एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग, सही है। और एब्जॉर्प्शनल मामा जी क्या कहते थे? जो एक इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी ना, वो क्या होगी? एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग क्या कहता था? कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, उसको बनाते वक्त जितना भी खर्चा लगा है, ख्वाह वो डायरेक्ट था, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा लगा है, सही है। फॉर एग्जांपल हम लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं, फर्नीचर बेचते हैं हम लोग, तो अपने लिए फर्नीचर हम लोग खुद बनाएंगे ना बेचने के लिए। तो फर्नीचर पे जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट लगी है, जैसा कि वो लकड़ी लगी होगी, कारपेंटर ने काम किया होगा, ख्वाह हम लोगों का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे या हम लोगों ने न्यू एम्प्लॉयज लेके आए हैं, बस जिस लेबर ने काम किया है उसका खर्चा इसमें शामिल करो। कोई पॉलिशिंग वगैरह करवाई हो, उसके लिए कोई टूल्स लेके आए हो, कोई और प्रोफेशनल लेके आए हो, कोई लाइक के जो डायरेक्ट वो नहीं था, लेबर नहीं था। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डायरेक्टली स्पेसिफिक जो ओवरहेड्स हैं, सही है, जो भी आपने इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक के मशीनरी जिसमें बना रहे थे उसका फ्यूल जो हो गया, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इसी तरह कोई सुपरवाइजर आपने हायर किया हो, कोई आर्किटेक्ट, कोई जो ना और इलेक्ट्रीशियन स्पेसिफिकली इन्वेंट्री की प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो इनडायरेक्ट लेबर। कोई जनरल ओवरहेड्स नहीं आएंगे। अच्छा, जनरल ओवरहेड किसको कहते हैं? कि हम लोग इन्वेंट्री बनाएं या ना बनाएं, वो खर्चे तो फिर भी पे होंगे। जिस तरह कह लो कि एडमन वाले, मार्केटिंग वाले, हम फाइनेंस वाले, HR वाले, अब इनका कोई इन्वेंट्री से लेना देना नहीं है। सही है, ये लोग लाइक कि हम लोग इन्वेंट्री बनाए या ना बनाए, इनको तो पैसे फिर भी देने हैं, तो इनको नहीं लेके आना। सही है, जनरल ओवरहेड्स नहीं लेके आना। नॉर्मल लॉसेस हमने एक्सपेक्ट किया हुआ होता है, वो लेके आओगे। अब नॉर्मल लॉस नहीं लेके आओगे। तो जो इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं जाएगा, वो किधर जाएंगे? वो सीधा सीधा वैसे भी P&L में जाते हैं। सही है, वो सीधा सीधा वैसे भी P&L में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू में कौन सा लेके आए, कौन सा ना लेके आए। तो जो इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं लेके आना, तो फिर क्या करना है? उनको सीधा सीधा P&L में ले जाओ। सही है, इनको P&L में ऑटोमेटिकली वैसे ही इनकी हेडिंग बनी हुई होती है, वहां पे हम लोग लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं वो मैं बताऊंगा आपको P&L डिटेल में बनाकर। बट अभी सवाल ये चल रहा है कि इन्वेंट्री की इनिशियली कॉस्ट में क्या जाए, तो IS2 कह रहा है कि ये जाए। सही है, ये वाले जो खर्चे हैं ये जाए।
इस रिकॉर्डिंग को 2 दफ़ा देखना है, सही है। मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा है कि इन्वेंट्री की इनिशियल वैल्यू क्या हो। तो इन्वेंट्री की इनिशियल वैल्यू पहले तो ये कि एक्सपेंस ट्रीट होती है, एक एक्सपेंस के अकाउंट में लिखी जाती है और इनिशियली कॉस्ट पे लिखी जाती है। तो कॉस्ट में क्या क्या आता है ये देख लो, सही है, और ये वाली चीज़ें नहीं आती। अच्छा, तो गाइस इन्वेंट्री की इनिशियल ट्रीटमेंट खत्म। इनिशियली उसको एक्सपेंस पे लिखना है और इनिशियली उसको कॉस्ट पे लिखना है, सही है, कॉस्ट वाली वैल्यू पे लिखना है, डॉलर फॉर्म कॉस्ट होती है। सही है, जैसे कि मैं कहता हूँ इन्वेंट्री हम लोग खरीदेंगे ही, आप मोस्टली यही एग्जांपल्स देखोगे। सही है, तो परचेज ऑफ स्टॉक हो गया। तो जब भी इन्वेंट्री लोगे डेबिट परचेजेस का अकाउंट, कौन सी वैल्यू पे, वो वैल्यू का क्या नाम है, कॉस्ट। जब भी खरीदोगे डेबिट परचेजेस का अकाउंट, किस वैल्यू पे, कॉस्ट पे। ओके, अब हम ये करते गए, सही है, ये करते रहेंगे और करते करते एक ऐसा दिन आएगा जिसको आप लोग कहते हो ईयर एंड। और इस दिन आप लोगों का इम्तिहान होता है, आप लोगों ने जवाब देना होता है एक रिपोर्ट की फॉर्म में, रिपोर्ट बनाकर, क्या, P&L। और उस P&L में आप लोग क्या जवाब देते हो, सब कुछ। उस P&L में आप लोग इनकम और एक्सपेंस का जवाब देते हो, रिपोर्टिंग करते हो। अच्छा, तो ईयर एंड पे आप लोगों ने इनकम और एक्सपेंस का हिसाब किताब करना है ना, प्रॉफिट और लॉस का हिसाब किताब करना है। तो ये एक्सपेंस ही था ना, ये एक्सपेंस है। इसका मतलब है कि इसको भी लेके जाना पड़ेगा ईयर एंड पे, किधर, P&L में। मैं दोबारा बताता हूँ, ईयर एंड पे प्रॉफिट और लॉस का हिसाब किताब होता है, एक्सपेंसेस और इनकम का हिसाब किताब होता है। तो उसके अकाउंट्स को आपने खत्म करके किधर लेके जाना होता है, P&L में। ये वाई ई में जब भी लिखूंगा इसका मतलब है ईयर एंड। एट ईयर एंड परचेजेस अकाउंट इज ट्रांसफर टू P&L, P&L में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, मान लेते हैं, कर देते हैं इसको ट्रांसफर उधर। अब वहां पे ये किधर ट्रांसफर होगा और कैसे होगा, अगला सवाल ये है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इस अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको परचेजेस के अकाउंट को लेके आना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना, परचेजेस यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये यहाँ पे। और एक मजे की बात सुनो जरा, कि परचेजेस जब यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर बढ़ जाता है। देखो, ये और ये प्लस होते हैं ना, और ये माइनस होता है। तो इसका यहाँ पे होना, ये परचेजेस का यहाँ पे प्रेजेंस होना, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की डॉलर फॉर्म को क्या करती है, इंक्रीज। तो जब परचेजेस के अकाउंट को हम इधर लेके आएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सही है, ये बात समझ आई है। परचेजेस को यहाँ पे लिखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ जाना। अगर यहाँ पे परचेजेस में ना लिखूं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स छोटा आएगा, अगर लिखूंगा तो परचेजेस लिखने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा आएगा।
तो ओके, अब ये एंट्री मिल गई है, हमें दो रुख मिल गए हैं इसके। हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसी एंट्री करनी है कि ये वाला अकाउंट खत्म हो जाए, और उसको ले जाना है पी एंड एल में, किधर? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो इसका मतलब है कि ये अकाउंट खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पे क्रेडिट एंट्री करनी पड़ेगी। जो पूरा साल मैं डेबिट करता रहा हूँ अकाउंट, जो पूरा साल हम लोग अकाउंट डेबिट करते रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेजेस का अकाउंट, ये काम करने के लिए, और डेबिट, डेबिट क्या होगा? यहाँ पे परचेजेस लिखने की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ना। तो देखो, परचेजेस वहां पे लिखना मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स का इंक्रीज करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होना मींस एक्सपेंस इंक्रीज होना। तो परचेज इनिशियली भी एक्सपेंस ही था, ईयर एंड पे भी वो एक्सपेंस के अकाउंट से निकल कर किसी और एक्सपेंस में जा रहा है। सिंपल। सही है, टोटली सिंपल। तो परचेज का अकाउंट इनिशियली कॉस्ट की वैल्यू पे डेबिट होता था, और ईयर एंड पे वो इंडेल कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होता है। बस सिंपल सी बात याद रखना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो पहले लेक्चर बस दी एंड कर देंगे। हम लोगों ने ये देखा है कि और फिर ईयर एंड पे सब्सिक्वेंटली कहते हैं बाद में आने को। बाद में, बाद में कब? एट ईयर एंड। बाद में हम लोग इस परचेजेस के अकाउंट को उठाकर पी एंड एल में कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले गए हैं। सही है, पी एंड एल में कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले गए हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि हम लोग परचेजेस के अकाउंट में लिखते रहे हैं, और फिर परचेजेस के अकाउंट को हम लोग ईयर एंड पे पी एंड एल में ले गए हैं। किधर? यहाँ पे, इधर। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होता है सेल्स में से, तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, इधर ले आए हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने परचेज का अकाउंट ख़त्म किया और उसको ले आए हैं पी एंड एल में। ओके, आ गया है पी एंड एल में। अब आगे क्या होगा? परचेज का अकाउंट ख़त्म, और वो आया हुआ है भाईजान इधर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 2000 यूनिट्स थे, और उनकी कॉस्ट जो भी थी, कॉस्ट से मेरा कंसर्न अभी नहीं है। कॉस्ट में क्या क्या आता है तुम लोगों को पता है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 2000 यूनिट्स थे, और 2000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो हम इधर ले आए हैं। अच्छा, इधर आ गया, ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र पी एंड एल में हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 2000 यूनिट्स थे, क्या ये सारे के सारे हमने बेचे होंगे?
क्या बेचे भी हमने 2000 यूनिट्स होंगे या नहीं? क्या ये 2000 यूनिट्स जो हमने खरीदे थे बेचने के लिए, क्या ये सारे के सारे, ये जो 2000 यूनिट्स हमने खरीदे थे और 2000 यूनिट्स को इस वक्त हम लोग यहाँ लाए हुए हैं, क्या ये सारे के सारे बिके होंगे? तो आंसर इज मे बी नॉट। शायद 2000 बिक गए हो, शायद ना बिके हो। तो अगर तो 2000 नहीं बिके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1700 यूनिट सेल हुए हैं, अब वो जिस मर्जी वैल्यू पे सेल हुए हैं, सेलिंग प्राइस से मेरा कंसर्न नहीं है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने बेचे हैं कितने, फॉर एग्जांपल 1700 यूनिट्स, तो इनकम कितने यूनिट्स की है? 1700 की। इनकम कितने यूनिट्स की है? 1700 की। बट कॉस्ट कितने की है? कॉस्ट में कितने यूनिट्स आए हुए हैं जो खरीदे थे? कितने खरीदे थे? 2000। अब कॉस्ट में 2000 यूनिट्स की कॉस्ट है और सेल्स में 1700 यूनिट्स की सेल्स है, तो कॉस्ट ज्यादा की है और इनकम तो कम यूनिट्स की है। इस बात को क्रिटिसाइज किया एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जो खर्चा जिस साल से रिलेट करता हो उसी साल में लिखो, जो खर्चा खर्चा जिस साल से रिलेट करता हो उसी साल में लिखो। तो ठीक है, ये खर्चा इसी साल से रिलेट करता था, इसी साल में हमने लिखा है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने जब कहा ये बात, तो उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए आया मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। एक्रूअल ने कहा है कि भाई जो खर्चा जिस साल से रिलेट करते हो उसी साल में लिखो। रिकॉर्ड एक्सपेंस इन पीरियड टू विच दे रिलेट, उस पीरियड में एक्सपेंस लिखो जिससे वो ताल्लुक रखता हो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कहा है कि भाई उसको अपनी इनकम और एक्सपेंस के साथ मैच करके, एक्सपेंस और इनकम को आपस में मैच करके रिकॉर्ड किया करो जिस पीरियड में भी लिखोगे। तो देखो क्या यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस मैच कर रहा है? नहीं। यहाँ पे इनकम है 1700 यूनिट्स की, एक्सपेंस है 2000 यूनिट्स का, तो ये मैच नहीं कर रहे आपस में। तो इसीलिए हमने क्या किया कि 2000 यूनिट्स में से 1700 बेची थी ना, 300 नहीं बेची। तो उन 300 यूनिट्स का जो भी खर्चा है वो इस कॉस्ट ऑफ में से हटा दो। जिन यूनिट्स की इनकम नहीं है, जो नहीं बिकी, जो बच गई हैं, जो नहीं बिकी बच गई हैं, ईयर एंड पे उसको कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ना। तो जो इन्वेंट्री नहीं बिकी उसको खर्चे में से हटा दो। तो ठीक है, 2000 यूनिट्स हम लोग यहाँ से यहाँ लेके आए थे, 2000 यूनिट्स, उसे जितने यूनिट्स की इनकम नहीं है उसको हटा लो। सही है, तो 300 यूनिट्स की जितनी भी वैल्यू है, कॉस्ट है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी थी वो टॉपिक खत्म हो चुका है। सही है, कॉस्ट पे नहीं सोचो, ये सोचो कि कितनी इन्वेंट्री हमने हटानी है जो नहीं बिकी, जिसकी इनकम नहीं है। जिसकी इनकम नहीं है, जो नहीं बिकी, वो यहाँ से हटा दो कॉस्ट में से, ताकि उतनी कॉस्ट बच जाए, उतनी कॉस्ट बच जाए जितने की इनकम है, ताकि इनकम और कॉस्ट दोनों आपस में मैच करें और एक फेयर प्रॉफिट और लॉस हमारे पास निकल आए। बात समझ आई है? हमने अनसोल्ड स्टॉक को हटाना है। क्यों हटाना है? इन्होंने कहा, इन्होंने कहा है कि भाई अगले साल वो स्टॉक बेचोगे ना, अगले साल उस स्टॉक की सेल्स इनकम आएगी ना, तो अगले साल उसको जाके खर्चे में लिखना, इस साल नहीं लिखो। बात समझ आई नहीं आई है? इनकम और एक्सपेंस को मैच करवाया करो ताकि फेयर प्रॉफिट और लॉस निकले। तो हम लोगों ने अब क्या करना है गाइस,
हमने यहाँ से इस कॉस्ट में से, इसमें से, खास तौर पे इसमें से, इस परचेज में से जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप जुबान में अपनी एंट्री में इसको निकालेंगे यहाँ से। ये जो क्लोजिंग हमने यहाँ से हटाना है परचेजेस में से, इसको अपनी एंट्री में हटाएंगे। सही है, अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में हटाएंगे। ये वैसे प्रेजेंटेशन में नहीं हटा रहे, एंट्री करेंगे हम लोग। तो क्या एंट्री करेंगे? तो ईयर एंड पे जो अनसोल्ड स्टॉक अराइज होता है, अच्छा, क्या लिखा है मैंने? एट ईयर एंड अनसोल्ड स्टॉक इज रिमूव फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से निकालेंगे। यहाँ पे है, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में से निकालेंगे। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा क्या? कम, डिक्रीज। जैसे ही हमने इसको वहां से माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या कर रहा है? कम। जो कॉस्ट को कम करेगा, जो कॉस्ट को कम करेगा वो पी एंड एल में क्या होता है? क्रेडिट। सही हो गया। जो कॉस्ट को होगा वो पी एंड एल में क्या होगा? क्रेडिट। अच्छा, इसको हटा दिया यहाँ से। मैंने कहा था अपनी एंट्री में हटाएंगे, हमने हटा दिया। हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया। 300 यूनिट्स, वो जितनी भी उनकी कॉस्ट थी। जो अनसोल्ड स्टॉक होता है ना, उसको हम हर साल कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हटा देते हैं। क्यों? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की खातिर। अच्छा, हटा दिया। अब क्या होगा? ये जो बच्चा है, इसका दूसरा रुख सोचो जरा, इसकी दूसरी शक्ल सोचो जरा, दूसरा इसका चेहरा सोचो। ये जो अनसोल्ड स्टॉक है ये हम फ्यूचर में बेचेंगे, तो फ्यूचर में फायदा होगा हमें। अनकरीब भी इसको बेचेंगे, अनकरीब फायदा होगा। तो जो अनकरीब चीजें हमें फायदा देने वाली होती हैं उसको कहते हैं करंट एसेट। जिन चीजों से हमें उम्मीद होती है कि भाई वो अनकरीब हमें फायदा देंगी, उसको क्या कहते हैं? करंट एसेट। तो ईयर एंड पे आप जो एस एफ पी बना रहे हो, ईयर एंड पे जो आप एस एफ पी बनाते हो, उसमें इन्वेंट्री हमेशा कौन सी लिखते हो? जो पी एंड एल से निकाली है आपने। सही है, उसको कहाँ लिखते हो? यहाँ लिखते हो। जब यहाँ पे इसको लिखोगे, पी एंड एल से निकाल कर लाओगे और यहाँ लिखोगे, तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसका यहाँ पे होना, अगर ये ना होता तो करंट एसेट्स में सिर्फ ये दो होते। इसका यहाँ पे होना, जब आप इसको यहाँ पे लेके आओगे तो करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो जो करंट एसेट को बढ़ाएगा,
इंक्रीजेस करंट एसेट। जो करंट एसेट्स को बढ़ाएगा वो एसओएफपी में क्या होता है? डेबिट। तो अब तुम लोग करोगे डेबिट इन्वेंट्री। सही है, अब तुम करोगे डेबिट इन्वेंट्री। तो गाइज मैं ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को समराइज कर रहा हूँ कि हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स में से निकालते हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उस क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ से निकाल कर ले आते हैं किधर? इधर। तो डेबिट एफपी। क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स में से निकालना है, उसका कॉस्ट में कोई काम नहीं है क्योंकि उसकी इनकम ही नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करता है वो क्रेडिट होता है P&L में। और इससे हमें उम्मीद है कि ये फ्यूचर में हमें फ़ायदा देगा अनकरीब। तो एंट्री नहीं भूलनी गाइस। क्लोजिंग इन्वेंट्री का होना हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या कर देता है? कम। ये बात मैंने इस एंट्री से ही बनाकर लिखी है। जो कॉस्ट को कम करता है तो वो तो प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो अगर उसने क्वेश्चन में बोला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, इसका क्या इम्पैक्ट है प्रॉफिट पे, तो बोल देना प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड है। वो पूछे इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग को कम मींस के प्रॉफिट को भी कम करना पड़ेगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आती है तो उसके साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है। जो एसेट को बढ़ाती है वो नेट एसेट को भी बढ़ाती है। सही है, नेट एसेट क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो इसमें भी एसेट ही है। बस याद रखो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रॉफिट और एसेट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ इन्वर्सली। यही क्लोजिंग जो होगा वो ठीक अगले दिन, अगले साल, मतलब अगला दिन अगला साल बन जाएगा तो ये ओपनिंग बन जाएगी। तो पिछले साल ये अनसोल्ड थी, इसकी इनकम नहीं थी, इसको कॉस्ट में से हटा दिया था, हमें उम्मीद है कि ये अगले साल बिकेगी, तो अब वो अगला साल आ गया। तो इसकी वो उम्मीद अब जो होगी, वो जो करंट एसेट में ये लिखा था वहां से हम इसको हटाएंगे और अगले साल के खर्चों में इसको वापस ले जाएंगे, क्योंकि खर्चे में से निकाला था ना, इसकी इनकम नहीं थी। तो अब वो साल आ गया जिस साल इसकी इनकम होगी, तो इसको खर्चे में भी ले आओ। सही है। तो क्लोजिंग को ओपनिंग में ट्रांसफर किया जाता है, वो कैसे होगा वो अगले लेक्चर में। गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, और मैंने आप लोगों को बताया अभी तक कि जब भी सबसे पहले स्टॉक खरीदा जाता है, सबसे पहले दिन आप लोग उसको परचेजेस के अकाउंट में लिखते हो। मतलब आप उसको उस साल का एक्सपेंस ट्रीट करते हो।
और किस वैल्यू पे लिखते हो? कॉस्ट पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल फरवरी में हमने 2000 यूनिट्स लिए थे और उनकी कॉस्ट थी $10। हमने ये परचेजेस के अकाउंट में लिख दिए थे। फिर एट ईयर एंड ये परचेज का अकाउंट P&L में ट्रांसफ़र हुआ। P&L में किधर ये ट्रांसफ़र हुआ था? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आते हैं, तो ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र हो गए परचेजेस में। फिर मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग इस कॉस्ट ऑफ सेल में जो परचेजेस लेके आए हैं इसमें से अनसोल्ड स्टॉक हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम नहीं होती। उनकी इनकम नहीं है तो उनका कॉस्ट में भी कोई काम नहीं है। सही है, तो हम इसको कॉस्ट में से हटा लेते हैं अनसोल्ड स्टॉक को। अच्छा, जब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अराइज होती थी तो क्या एंट्री होती थी? हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल कर लेते थे। अच्छा, हटा लिया इसको, फिर किधर ले जाते थे इसको? इस स्टॉक से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हैं तो हम इसको एसओएफपी में ले जाते थे और करंट एसेट्स में लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो लास्ट लेक्चर में आखिर में मैंने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करता है। जो कॉस्ट को कम करता है वो ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाता है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री का दूसरा रुख था कि ये करंट एसेट्स को भी बढ़ाता है। ये नहीं भूलना गाइस, ये एंट्री भी और ये जो मैंने रिलेशनशिप इनका बनाया है, इफेक्ट्स बनाए हैं नॉन ये क्लोजिंग इन्वेंट्री के। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसओएफपी में आ गई है। सही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसओएफपी में पड़ी हुई है। अब ये एंट्रीज वगैरह को माइंड से निकालो और सोचो ज़रा। एक और बात बताता हूँ, सोचो। क्लोजिंग इन्वेंट्री एसओएफपी में पड़ी हुई है किधर? आप यहाँ पे दावा कर रहे होते हो ना, जैसे रिसीवेबल लिखा हुआ है, आप दावा कर रहे होते हो कि भाई इतने पैसे तो हम रिसीव कर ही लेंगे। इसी तरह इन्वेंट्री भी आप लिखकर एक दावा कर रहे होते हो कि हम फ्यूचर में इसे बेचकर इतना फ़ायदा ले ही लेंगे। तो टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट इन दोनों को ऐड करके आपने लिखे हुए होते हैं करंट एसेट्स में। कैश भी होता है, कैश। मैं कैश के बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो इन्वेंट्री पे आप क्या दावा कर रहे हो कि फ्यूचर में अनकरीब सेल आउट होकर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। अब क्या ये वाकई में इतने बेनिफिट देगा? क्या वाकई में इतने बेनिफिट देगा? अगर तो इससे ज़्यादा देगा तो कोई मसला नहीं है। देखो, एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना, प्रूडेंस।
ये एंटीसिपेट लिखा हुआ है, AN। इफ एनी लॉस और एक्सपेंस इज एंटीसिपेटेड, अगर आपको लग रहा है कोई लॉस, कोई एक्सपेंस, कोई लॉस, कोई नुकसान होने वाला है, तो उसको अभी से लिख लो। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखकर दावा कर रहे हो कि फ्यूचर में हम इतना इकोनॉमिक बेनिफिट कमाएंगे। अगर तो इससे ज़्यादा कमाएंगे तो ओके, बट अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसको अभी से लिखना पड़ेगा। अगर तो ज़्यादा की बिकेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री तो अच्छी बात है, अगर तो ज़्यादा की बिकेगी अच्छी बात है। बट अगर कोई नुकसान होने वाला है तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अभी ही लिखना पड़ेगा। हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि जब नुकसान होगा तो तब लिखेंगे, नहीं, अभी से लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है ईयर एंड? देखो, असल में कहानी ये हुई है ना कि हमने फेब में भी ली होगी, जनवरी में भी स्टॉक लिया होगा, उस वक्त जो वैल्यू लिखी होगी इसकी, तो उस वक्त के हिसाब से है। फिर वो ईयर एंड पे कॉस्ट ऑफ सेल से वो SOFP में आ गया। तो दिसंबर आया हुआ है, क्या अभी भी उसकी वही वैल्यू है? में से 500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमने तो उन सबको किस वैल्यू पे लिखा हुआ था? $10-10 पे। क्या अभी भी ये इतना इकोनॉमिक बेनिफिट देगी? तो हम इसकी ये जो कॉस्ट हमने इनिशियली लिखी थी ना, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं और हमसे कहीं रिपोर्टिंग गलत ना हो जाए। सही है। अब हम इस कॉस्ट को रिव्यू करेंगे, मैच करके देखेंगे बेनिफिट्स के साथ कि ये फ़ायदा कितना देगा स्टॉक। तो फ़ायदा तो ये बेच कर ही दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता प्राइस है इसकी $18, सेलिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल $18, और बेचते वक्त खर्चा आना है हमें हमने किसी को कमीशन देना है। ये पर यूनिट है, अच्छा, पर यूनिट। फिर हमारी गाड़ी इसको लेके जाएगी बाजार तक, कैरेज आउटवर्ड, वो भी $1 पर यूनिट लगना है। ये स्टॉक काफ़ी पुराना है, इसको थोड़ा सा मुझे रिपेयर करना पड़ेगा, वो भी $1 लगना है। तो $18 का ये बिकेगा, $18 का, और $3 इस पे खर्चा है। तो टोटल ये मुझे नेट बेनिफिट कितना देगा? नेट बेनिफिट, गाइस, मुझे नेट बेनिफिट देगा 18 - 3। सही है, 18 - 3, इसको कहते हैं नेट बेनिफिट, इसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, स्टॉक की नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV। तो आपने ईयर एंड पे कॉस्ट और NRV को कंपेयर करके देखना है। अब देखो क्या कितना आया था, 10। फायदा कितना देगी ये स्टॉक? 15। तो कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। सही है। रूल वैसे भी क्या है, लोअर के, इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपने वैल्यू लिखनी है। सही है, इन दोनों में जो लोअर होगा। अगर तो बेनिफिट ज्यादा है तो नुकसान वैसे भी नहीं है, तो रूल ऐसे ही बना हुआ है कि लोअर 10 है। यहाँ पे इस सिचुएशन में देखो लोअर कौन सा है,
लोअर 10 है और 10 पे ही वो लिखी हुई है, 10 पे ही लिखी रहेगी, नो एडजस्टमेंट। दूसरे एंगल से देखो तो बेनिफिट ज्यादा है तो नो लॉस। बट अगर कुछ एनआरवी गिर जाए तो लॉस है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 लिखा हुआ इकोनॉमिक बेनिफिट में और वो बेनिफिट कितने दे सकती है, 6। तो लॉस तो है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम फौरन लॉस लिख लेंगे। और इन्वेंट्री को एसओएफपी से। सही है। रूल देखो, रूल वैसे भी क्या है, लोअर स्टॉक पहले से कितने पे लिखा हुआ है, 10 पे। अब लोअर कौन सा हो गया है, ये। तो 10 को 6 कैसे बनाओगे? कुछ कहानी समझ आई है? तो स्टॉक हमारा 10 से कितने पे हो जाएगा, 6 पे। कॉस्ट है, फायदा हमें वो ज्यादा दे सकता है। लोअर पे ही लिखा रहने दो, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। फायदा हमें वो 22 दे सकता है, 30 की चीज़ है और 22 फायदा दे सकता है, तो नुकसान है। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोअर। एक चीज़ 40 की है और वो सेल आउट 70 की हो सकती है, तो नो लॉस। और फायदा हम पहले नहीं लिखेंगे, अच्छा। लॉस पहले लिखते हैं, फायदा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा। और वैल्यू क्या होगी, लोअर। एक चीज़ 50 की और 30 फायदा दे सकती है, तो 20 का नुकसान है, और वो चीज़ 30 की लिखो।